आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ आंकड़े देश की सबसे पुरानी पार्टी की मौजूदा स्थिति को समझाने के लिए आपके सामने रखूंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कांग्रेस ने 1947 से लेकर 1977 तक देश की सत्ता को संभाला, फिर 1980 से लेकर 89 तक और उसके बाद 91 से लेकर 96 तक, फिर 2004 से लेकर 2014 तक, यानी देश के 74 साल की आजादी में से 54 साल कांग्रेस केंद्र की सत्ता पर काबिज रही। ये पूरा का पूरा साल कैलेंडर समेत आप रट लीजिए। अभी साल क्या है? 2021। कांग्रेस की लोकसभा में कुल कितनी सीटें आपको पता है? 52। 54 साल राज करने वाली पार्टी के 52 सांसद, और इसी पार्टी से टूटकर बनी पार्टियों के आप जानते हैं कितने सांसद हैं? 49, 49। 22 टीएमसी के, 22 वाईएसआर के और एनसीपी के 5। आज देश 5 राज्यों के चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चुन पा रही है कि कौन उसका है कौन पराया है। अब से पहले तक जो कोई भी कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाता तो पार्टी के बड़े नेता उसे बीजेपी का एजेंट कहकर दरकिनार कर देते, मीडिया तक को नसीहत देते, सवाल करने से बाज नहीं आते। आप ही के इस डिबेट हुंकार में कितनी दफा याद कीजिए, अघोषित प्रवक्ता का सर्टिफिकेट हाथ में रहा है कांग्रेसियों के, लेकिन गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, लिस्ट लंबी है। इन सारे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं का अपनी ही पार्टी को आईना दिखाना कांग्रेस अब क्या कहेगी? ये सब कह रहे हैं कांग्रेस सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म से ग्रसित है। आज हो जाए इसी पर हुंकार। दो ही लोग, संबित पात्रा और अभय दुबे। लेकिन उससे पहले क्यों आज इस पर बहस कर रहे हैं, आप देखिए। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। 5 राज्यों के चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस चुनाव की तैयारी के साथ साथ कलह से निपटने में भी ताकत झोंक रही है। बंगाल में फुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठा दिए हैं। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों की चर्चा कांग्रेस कार्य समिति में होनी चाहिए थी। आनंद शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। अधीर रंजन जी लोकसभा में पार्टी के नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर जिम्मेदाराना हो। हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़रूर हाईकमान को विश्वास में लिया होगा। ऐसा समय है हिंदुस्तान में कि जो है बीजेपी वर्सेस चल रहा है पूरे देश में। हम बीजेपी को कैसा एक एक स्टेट में हराएं, कैसा एक एक स्टेट में हम चुनौती दें, इस डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स को, सारे वर्कर्स को, सारे एक्टिविस्ट को काम करना चाहिए। एक तरफ तो आनंद शर्मा जी की बात सही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बहुत से संगठन केवल क्योंकि वो किसी संप्रदाय से या धर्म से या किसी सोच से जुड़े रहे हैं, वो अगर अपने आप को सेकुलर मानना शुरू करते हैं, अपनी विचारधारा छोड़कर कांग्रेस की तरफ देखते हैं, हमारे विचारों से मिलते हैं, तो फिर उसको एक स्वागत योग्य कदम मानना चाहिए। उधर कांग्रेस के नाराज G23 गुट के एक और नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर पार्टी के अंदर नाराजगी है। 2 दिन पहले जम्मू में गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें जड़ों से जुड़ा हुआ नेता बताया था। मोदी की तारीफ को लेकर जम्मू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुतला जो है गुलाम नबी आजाद का है, जिसके खिलाफ आज यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस व्यक्ति को पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने दिया, आज वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है। हम इसको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में हम मांग करते हैं सोनिया गांधी जी से कि उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन हो।
कांग्रेस के झगड़े में बीजेपी को मौका मिल गया। ये देश के लिए, समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए इनके स्वार्थ आपस में और ऐसे गठबंधन कभी भी सफल नहीं होते। पर हमारी तो शुभकामना है कि इनका गठबंधन सफल हो और हमारा इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक लीडिंग अखबार ने इसे हेडलाइन के रूप में भी छापा था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। ये राहुल गांधी ने कहा, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। मगर आज हम यहाँ स्पष्ट कर दें, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये भले ही बंद कमरे में कहते हो हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घर वालों की पार्टी है। एन चुनाव के वक्त कांग्रेस का घमासान पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और अब जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले आपके सामने वो सवाल रखना चाहती हूं जो आज हमारे जहन में उठ रहे थे जब हम इस डिबेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या कांग्रेस एक बार फिर टूट की कगार पर खड़ी है? क्या G23 ने कांग्रेस आला कमान को आईना दिखा दिया है? क्या चुनाव के वक्त बगावत कांग्रेस को भारी नहीं पड़ेगी? और क्या असम, बंगाल में कांग्रेस का गठबंधन तुष्टीकरण नहीं है? और सवाल तो यह भी है कि क्या G23 विचारधारा नहीं पद की लड़ाई लड़ रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए दो ही खास मेहमान हैं। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया था, संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बाकायदा आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हमारे साथ अभय दुबे साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आप लोग हमें गरियाने में कभी भी वक्त नहीं लगाते थे। आपको लगता था कि हमें कोई फायदा हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आनंद शर्मा को भी फायदा हो रहा है, वीरप्पा मोइली को भी फायदा हो रहा है, गुलाम नबी आजाद को भी फायदा हो रहा है, मनीष तिवारी को भी फायदा हो रहा है। और ये फायदा कौन पहुंचा रहा है, या ये कहिए कि आईना दिखाया जा रहा है? ने भी हमारे खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर आप हमें ये वक्तव्य देती हैं। और ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी को तो कतई नहीं है कि वो गठबंधन की राजनीति पर बात करें। इतिहास साक्षी है। ये मुस्लिम परस्त कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिक रूप से पाकिस्तान परस्त पार्टी, और आज से नहीं, ये बात है 1940 से, जब फजलुल हक ने 23 मार्च को पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा और इनकी बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में फजलुल हक के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। न सिर्फ सरकार बनाई, एक प्रस्ताव पारित करके गवर्नर को दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी के आंदोलन को कैसे कुचलना है। ये हमको पाठ पढ़ाते हैं गठबंधन का। अरे भूल गए, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। 2012 में आपने किससे गठबंधन किया था? मुस्लिम लीग से, वो भी स्थानीय निकाय के चुनाव में। सत्ता की भूख तो देखिए रूबिका जी इनकी, कि इनके 2 पार्षद सिर्फ कम पड़ रहे थे तो इन्होंने अपनी विचारधारा को तिलांजलि देके मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। बात यहीं तक नहीं थमती। आप हम पर कैसे पत्थर मारेंगे? वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। आपका पाप 2015 में समझ में आया, जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई, और न सिर्फ सरकार बनाई, प्रधानमंत्री जी ने मौन सहमति दी जब पीडीपी प्रमुख ने कहा कि हम आतंकवादियों का, पाकिस्तान का धन्यवाद अदा करते हैं जिनकी वजह से ये चुनाव शांतिपूर्वक हुए। मसरत आलम जैसे दुर्दांत आतंकवादी को आपने छोड़ा। अच्छा, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। अभय जी, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इस गठबंधन के फेवर में हैं कि नहीं हैं? गठबंधन, देखिए, एक दो चीजें यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो नहीं, एक ही चीज स्पष्ट कर दीजिए, गठबंधन के फेवर में है कि नहीं है? अरे गठबंधन हुआ है लेफ्ट का और सेक्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, और हमारा लेफ्ट के साथ हुआ, एक बात। लेकिन मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि जो सेक्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जिसके अध्यक्ष सिमल सोरेन एक आदिवासी नेता हैं, उस गठबंधन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन हुआ। और एक चीज और मैं रूबिका, आदिवासी नेता, अच्छा, सुनिए, तो ये पीरजादा कौन है? अब्बास सिद्दीकी। बहुत अच्छी बात बताता हूँ, उसके संयोजक है, सुन लीजिए। ये जब बिहार का चुनाव था, आप भी कड़ी मेहनत की, 1 महीने बिहार थी, तब इन्होंने क्या आरोप लगाया था कि लेफ्टिस्ट माओवादियों की पार्टी जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया। अरे साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब आप विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, और यही माओवादी जिनको कह रहे हैं इनके साथ मिलकर सरकार चलाई, आप करे तो चमत्कार, जब कांग्रेस पार्टी करे तो आप आरोप लगा देते। जी रूबिका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये कांग्रेस प्रवक्ता बनना कोई आसान काम नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूँ, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ, और मेरे बड़े भाई हैं अभय जी,
बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति है, कितनी तकलीफ होती होगी उन्हें। आप बताइए, इस प्रकार ऐसे चाबी दिया और ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कितनी ये सारा सच्चाई जानते हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बावजूद इतना चिल्ला कर ये इनडिफेंसिबल को डिफेंड करते, ये आसान काम नहीं है। आप मेरा नमन स्वीकार करें, आप बहुत महान हैं, आप पुरुष नहीं आप महापुरुष हैं, ये आप मेरा नमन स्वीकार करें। ये तमाम प्रवक्ताओं के लिए कांग्रेस पार्टी के। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि हम इनको पत्थर मारे रहे हैं, और पत्थर वही मारे जिसने कभी पहले पाप नहीं किया है। अभय जी, हम आपको पत्थर क्यों मारेंगे? पत्थर तो आपके खुद के लोग मार रहे हैं, आप पत्थर बटोर करके उनको मार रहे हैं। आनंद शर्मा जी कोई बीजेपी के थोड़े ही हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी बीजेपी के थोड़े ही हैं, आप उनका पुतला जला रहे हैं, वो आपके विषय में कह रहे हैं। और ये वीरप्पा मोइली कोई बीजेपी के थोड़े ही हैं, और ये क्या नाम है उनका, मनीष तिवारी, ये बीजेपी के थोड़े ही हैं, ये संदीप दीक्षित ये बीजेपी के थोड़े ही हैं, ये तो गोदी वाले नेता हैं, ये तो सारे आपके गोदी में बैठे हुए थे। आप तो गोदी मीडिया न जाने क्या क्या बोलते हैं, ये तो सारे आपके गोदी वाले नेता हैं, ये आपको पत्थर मार रहे हैं। और दूसरी बात रूबिका जी, आपने कहा इनके 52 सांसद हैं, मुझे याद आ गया एक पिक्चर होया कर 56 टिकली। अरे 56 टिकली के भी 56 गड्ढे थे। कांग्रेस पार्टी की हाल देखिए, आज 52 पे अटके हुए, 56 तक नहीं जा पा रहे हैं। आप और करिए, आप ये आईएसएफ के साथ गठबंधन कर रहे हैं, आप वहां पर बदरुद्दीन अजमल के पार्टी एआईयूडीएफ के साथ पहले भी गठबंधन में थे, अब फिर गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वही एआईयूडीएफ है जिसके पार्टी के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के एक एनजीओ के ऊपर एनआईए का जांच हो रहा है कि टेरर फंडिंग उसके पार्टी में हो रही थी। ये आईएसएफ वही है जो 50,000 या 50 लाख हिंदुओं को मृत देखना चाहते थे। आप लोगों ने भी तो पीडीपी के साथ किया ना गठबंधन। गठबंधन की डेफिनेशन आपके साथ बदल जाती है और अभय दुबे के साथ बदल जाती है, कैसे? आप बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, पीडीपी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, याद करिए। चुनाव के बाद और सरकार बनने का कोई उपाय नहीं था। हम गठबंधन नहीं करते तो राष्ट्रपति शासन लगता, इसलिए कुछ भी करना है, किंतु सरकार बनना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो। अंततोगत्ता वो भी नहीं हो पाया, इसलिए गठबंधन को तोड़ना ही पड़ा। और एक बहुत बड़ी चीज है, जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टी होती है, भले ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से उनके साथ गठबंधन करिए, ये गठबंधन ज्यादा दिन चलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये गठबंधन क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी हर जगह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गठबंधन करती है, और राहुल गांधी जाके उसको स्पर्श कर देते हैं, वो पार्टी भी खत्म, कांग्रेस पार्टी भी खत्म, हर जगह हर कुछ खत्म। आप याद करिए, बिहार में यही कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीट लिया था, फिर आप लोग डिबेट कर रहे थे कि ज्यादा सीट नहीं लेते तो सरकार में आ जाते। ये कांग्रेस पार्टी खत्म की व्याख्या कर रहे हैं तो दिन रात प्रलाप क्यों करते हैं राहुल गांधी जी के नाम से? 56 टिकली की लड़ाई नहीं है, जानते हैं, ये 56 इंची की लड़ाई है, जिसने करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी की आग में धकेल दिया। संबित पात्रा जी, 45 वर्षों की सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। ये लड़ाई 56 इंची उस 56 इंची की है जिसने मजदूरों को दरबदर की ठोकरें सड़कों पर खाने के लिए मजबूर कर दिया। ये लड़ाई उस 56 इंची की है संबित पात्रा जी, जिसने 14 करोड़ किसान परिवारों के राह में फूल बिछाने की अपेक्षा कीले बिछा दिए। 23 भूल जाते हैं ना रूबिका लियाकत जी, 23 भूल जाते हैं। आप 56 का आंकड़ा छूइएगा, पर इन 23 से तो निपट लीजिए। मुझे ये बताइए, ये 23 मैं आपसे बहुत ईमानदारी से जानना चाहती हूँ, ये G23 इनमें शामिल तमाम नेता ये आपकी पार्टी का भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए रूबिका लियाकत जी, आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं। ये सब वो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया है। गुलाम नबी आजाद साहब, यहाँ सवाल आज देश के प्रधानमंत्री जी के जड़ों से जुड़े हुए होने का नहीं है। आज मोदी परिवार ने जड़ों को उखाड़ कर भारत की अंतिम पंक्ति के आदमी को सड़कों पर ला दिया है। आज सवाल कांग्रेस पार्टी की कमजोरी का नहीं है, देश को कमजोर आज किया मैं गया आपकी पार्टी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मैं ये मानती हूं कि अगर मजबूत सरकार चाहिए तो मजबूत विपक्ष भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे इस वक्त विपक्ष मजबूत नहीं दिख रहा है, और इसे कहने में मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगी। अब मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो आपकी पार्टी को मजबूत होना होगा। आपकी पार्टी को मजबूत होना है तो उसकी विचारधारा को, उसके वोट बैंक को मजबूत होना होगा। मुझे ये बताइए, आपकी दिशा और दशा इस वक्त अभय जी क्या है?
G23 के नेता सही के गलत? मुझे सिर्फ इन 2 शब्दों में चयन कर दीजिए, सही के गलत। देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपेक्षा करता हूं मेरे इन नेताओं से इन 5 राज्यों में अपनी ताकत झोंक दे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा चयन कीजिए, ये G3 के नेता सही के गलत? देखिए, सुनिए रूबिका लियाकत जी, मैंने आपसे साफ कहा कि आपने अभी पुस्तक पढ़ी नहीं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे पुस्तक नहीं पढ़नी है, मुझे आपके कुमार जी मुंह ने से इस बात को सुनना है कि G3 के ये नेता सही के गलत। देखिए, G23 ये नाम तो मैं एक और ऑप्शन दे देती हूँ आपके मुंह से। अभय जी, G23, अभय जी मैं एक और ऑप्शन दे देती हूँ, एक सही एक गलत, बीच में ना सही ना गलत। चलिए तीसरा ऑप्शन भी दे दिया। आज चुनाव के कार्यकर्ता होने के नाते मैं मानता हूं कि जो भी इस प्रकार की बात कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको जाकर उन 5 राज्यों में काम करना चाहिए। एक दूसरा बड़ा खुलासा बस अभय जी, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर शांता कुमार जी ने एक पुस्तक लिखी है अभी। उस पे गंभीर आरोप मोदी जी पर लगाया। उन्होंने कहा ये विधायक खरीदना बंद कर दीजिए, ये भाजपा की परिपाटी नहीं है। जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझौता नहीं किया और 1 वोट से सरकार उनकी गिर गई, और यही आगाह किया था संबित पात्रा, विधायक खरीदना बंद कर दीजिए। उस राज्य 1 मिनट अब G23 की तरफ आप विधायकों की तरफ से कैसे इशारा कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई। G23 में विधायक है। शांता कुमार जी ने आरोप लगाया, आडवाणी जी की बात को पुष्ट किया जो उन्होंने कहा था मोदी जी के लिए कि वो अपने निजी हित साधने के लिए आए हैं। ये अटल जी की विरासत के, नानाजी देशमुख के, बलराज मधोक के, दीनदयाल उपाध्याय की विरासत के लोग नहीं है। ये आरोप मुरली मनोहर जोशी जी भी लगाते हैं। ये आरोप इनके सारे नेता इनके बुनियाद के पत्थर लगाते हैं। तो इनके राजनीतिक दल पर हम बात नहीं करना चाहते। ठीक है अभय दुबे जी, आपके G23 इनके B23 है ना? हाँ भाई, अपने B23 पर बात कीजिए। मैं बताता हूँ, देखिए गलती क्या हो रही है रूबिका जी, मैं बताऊं। ये हमारे जो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हैं और इनके नेता हैं, वे दूसरों की पुस्तकें पढ़ने में लगे हुए। जो इनके घर के पुस्तक है उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा है। और आप बताइए, सड़कों पर आप पुतले फूंके जा रहे हैं इनके नेताओं के। आप पहले अपनी तो पुस्तक पढ़ लीजिए, उस पुस्तक की क्या हाल है देखिए। आप पुस्तक का ऐब देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐब बने हुए हैं, आप पुस्तक का पुशअप देख रहे हैं, आप पुस्तक का डांस देख रहे हैं। अरे पुस्तक का ये है कि नहीं, पहले देखिए तो सही, खाली है या ऊपर कुछ भरा भी हुआ है, पहले उसको देखिए। आप बाकी सारी पुस्तकें पढ़ने में लगे हुए हैं, गड़बड़ वहां है और कहीं नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि खरीद रहे हैं हम एमएलए को, मतलब ये जो G23 के नेता हैं, हमने आनंद शर्मा को खरीद लिया है, हमने कपिल सिब्बल को खरीद लिया है, मनीष तिवारी बिकाऊ है, ये वीरप्पा मोइली बिकाऊ है। आप क्या बोल रहे हैं? आपने मध्य प्रदेश में विधायक अरे शांता कुमार जी, चलिए सुन लीजिए, सुन लीजिए आप मेरे भाई साहब। देखिए, अरे मैंने आपको महापुरुष कहा, आपको बोलने दीजिए। मैं तो बीच में नहीं, मैंने तो बीच में बोला नहीं। रूबिका जी, मैं जरा मेरे भाई से कहूंगा बीच में। देखिए, रूबिका जी ने एक प्रश्न पूछा, उसमें 3 ऑप्शन भी दिया। रूबिका जी G23 के बारे में बात कर रही थी, आपने कहा कि पुस्तक में लिखा हुआ है सब खरीद रहे हैं। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं मेरे भाई। आपको जब G23 पे पूछा गया तो आपने कहा किताब में लिखा हुआ है मोदी जी सबको खरीद लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये G23 के नेता क्या बिकाऊ थे? नंबर 1। नंबर 2, आप तो राजस्थान के हर डिबेट में आते थे। राजस्थान में आप लोगों ने कहा था 30 करोड़ रुपए देके आपके सारे विधायक बीजेपी ने खरीदे हैं। ये 30 करोड़ कब वापस करेंगे? इतने सारे 20 विधायक हमने खरीदे थे 30-30 करोड़ देके, ये सारे करोड़ों रुपए कब वापस करेंगे? नहीं, वापस कब करेंगे? अच्छा, कोशिश आपने तो उस समय कहा था खरीद लिया था हमने पैसे दे देके, वापस कब करेंगे? कहाँ करेंगे? अच्छा, आप पकड़ में आ गए ना। उस समय तो आपने कहा था पैसे दे के खरीद लिए। आपने कहा था सचिन पायलट को भी खरीद लिया है पैसे देकर। अरे भाई साहब, आपने कहा था पैसे देकर सचिन पायलट को खरीदा है। आपके साथ डिबेट में कहा था वापस करो हमारे पैसे वापस। रूबिका जी, मेरे पैसे वापस चाहिए, आप भी पैसे वापस लाओ, पैसे चाहिए। अरे करोड़ों लेके बैठ गए, वापस करो पैसे, वापस करो पैसे लेके। कहाँ भाग रहे हो? पैसे वापस करो,
आप ही ने सुनिए ना आप, पात्रा जी, अच्छा आरोप लगाया नहीं, मैं भी करता हूँ, आरोप लगाया नहीं। अरे आप ही लोगों ने कहा था वो सारे बाइट निकालिए कि पैसे दे के हमने खरीदे थे। ये G23 के नेता भी बिकाऊ है, भगवान भला करे। आप बोल रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने पैसे लिए हैं, आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को पैसे मिले हैं, आप कह रहे हैं आनंद शर्मा बिकाऊ है, वीरप्पा मोइली बिकाऊ है, कल को कहेंगे राहुल गांधी भी बिकाऊ हैं। आप बताइए, कमाल की बात है, ये सारे बिकाऊ नेता हैं। आनंद शर्मा का इस वक्त मैं ट्विटर प्रोफाइल देख रही हूं और उसमें आप देखिए उन्होंने इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई हुई है और इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है इंडियाज इंदिरा। आनंद शर्मा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आनंद शर्मा जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये तो ठन ठन गोपाल हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, इसमें हर विषय पर एकमत हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। ये उन्होंने बाद में ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने ISF को लेकर जो ट्वीट किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से कहीं ना कहीं भटक गई है। कांग्रेस का ये चयनात्मक यानी ये जो सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है वो कहीं ना कहीं हानिकारक है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो रही है। ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस को कार्य समिति में डिस्कस करना चाहिए था। अभय दुबे जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म, कैसा सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म बताइए आप। मैं आपको बताता हूं कि मुखौटा क्या होता है जो धर्म के नाम पर ओढ़ कर रखा है। महात्मा गांधी कहते थे राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में न सिर्फ मां दुर्गा का अपमान किया, इनके प्रदेश के अध्यक्ष ने उसको निकाल बाहर नहीं किया, आप भी थी। कैसे बिहार में इन्होंने, मैं आपको 10 में से 10 अंक देती हूँ, अनुयायियों का मैं आपको 10 में से 10 अंक देती हूँ। आप इतना टफ जॉब कर रहे हैं, इतना बढ़िया से कर रहे हैं। सवाल मैं पूछ रही हूँ, नहीं जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? ये चीन यानी काम हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ से आपको छोड़ूंगी नहीं सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आनंद शर्मा जो बात कह रहे हैं सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म की, उसकी सच्चाई मुझे बताइए ना आप, या कह दीजिए नहीं हम सेलेक्टिव नहीं है। आपका दिल करता है तो शिवसेना अच्छी हो जाती है, आपका दिल करता है तो AIDUF जो है वो सही हो जाती है, आपका दिल करता है तो ISF ठीक हो जाती है, आपका दिल करता है तो बाकी तमाम जो धार्मिक पार्टियां हैं, बीजेपी को भी आप धार्मिक पार्टी कहते हैं, मुस्लिम लीग जो है फिर उसके बाद अचानक वो कट्टर धार्मिक पार्टी हो जाती है। अरे मुस्लिम लीग से तो इनका मैंने बताया ना प्रामाणिक रूप से मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी। केरल में किसके साथ है आपका गठबंधन, बताइए मुझे। अगर बगैर सत्ता किसके साथ है केरल में आपकी? इसके पहले आपने पूछा था कि जब बंगाल इसके पहले नहीं, मैं अभी जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। सुनिए ना, हाँ मैं देता हूँ उसका भी जवाब। आपने पूछा था कि अमित शाह साहब बंगाल चले गए चुनाव के लिए, तो बंगाल जाके क्या भाषण देंगे अमित शाह साहब? 100 रुपए का पेट्रोल करके आया हूँ। आप अमित शाह के भाषण पर क्यों दिमाग लगा रहे हैं? आप राहुल गांधी के भाषण पर दिमाग लगाइए ना। आपको क्या करना है अमित शाह के भाषण पर? आप राहुल गांधी के भाषण तैयार कीजिए, आप प्रियंका गांधी के भाषण तैयार कीजिए। वो 2014 में चाय चाय करके मोदी जी ने छोड़ दिया और आज आप चाय के बागान से पत्तियां तोड़ रहे हैं। कितना पीछे हैं आप, समझ रहे हैं इस बात को? संबित पात्रा, 26 फरवरी को एक बार साहस शांत हो जाएं। जरूर इनके खिलाफ बोलना जी 10 में से 10 अंक दे तो रही हूँ आपको, 10 में से 10 अंक दे रही हूँ। You're doing a wonderful job. इतना आराम से संबित पात्रा, ओहो, ये शांत तो हो जाएं। ये इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। देखिए मैं कुछ आपके सामने हकीकत रखता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी, भाई साहब मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। भाई साहब आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए। रूबिका जी प्लीज जरा मुझे अलाउ करिए। ये लोग सारे कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे कैसे हो गए? पात्रा जी वो मुरली मनोहर जोशी को याद दिलवा रहे हैं, वो आडवाणी जी को याद दिला रहे हैं, ठीक है? उनको याद करते हुए अपनी बात को आगे रखिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ विषय कुछ रखना चाहता हूँ जो आपने गठबंधन के बारे में। आप विडंबना देखिए कांग्रेस पार्टी का इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव में
बंगाल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो लेफ्टिस्ट के साथ है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। एक ही मंच के कांग्रेस के लीडर भी होंगे और बंगाल के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी होंगे। वहां कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ाई करेंगे वो। केरल में जो है बंगाल के ठीक विपरीत केरल में वो लेफ्ट पार्टी के विरोध में है, मतलब एक मंच में नहीं आएंगे। वहां पर जाके केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बोलेगी। आप बताइए कितनी कंफ्यूजन है। दूसरी बात है असम में AIUDF बदरुद्दीन अजमाल की पार्टी, बंगाल में आप देख रहे हैं ISF एक मौलाना जी की पार्टी, फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी उसके साथ है। केरल में मुस्लिम लीग और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है ये जमाते इस्लामी का फ्रंट है उसके साथ। कर्नाटक में आपको याद होगा SDPI जो कि PFI की पॉलिटिकल विंग है, उनके साथ गठबंधन था। स्वाभाविक है बंद कमरे में ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर मुसलमानों का भी भला करते तो भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये मुसलमानों की भी पार्टी नहीं है, ये केवल घरवालों की पार्टी है। केवल ये 4 लोग जो इनके घर के हैं वही ठीक रहने चाहिए। देखिए अभी मैं तो घरवालों की पार्टी है, मैं कंप्लीट कर 10 सेकंड मेरे भाई, 10 सेकंड में कंप्लीट, 10 सेकंड उसके बाद मैं आपको मौका देती हूं। हाँ 10 सेकंड में। देखिए याद करिए ये राहुल गांधी है जो लंदन में जाके मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं, ISIS के साथ कंपेयर करते हैं RSS को, और यहां किन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं? हिम्मत है आप इनको ISIS के साथ और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करेंगे? और मैं बता दूं अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस पार्टी जल्दी ही कांग्रेस F और कांग्रेस G आप देखेंगे। कांग्रेस F मतलब कांग्रेस फुरफुरा और कांग्रेस G मतलब कांग्रेस G23, ये इतने धड़ों में टूटने वाले हैं। कांग्रेस F के सदस्य होंगे अधीर रंजन चौधरी, हाँ, और कांग्रेस G के सदस्य होंगे आपके जो G23 वाले हैं, आप जल्दी देखने वाले हैं। ये मेरे भाई तो कांग्रेस F के प्रवक्ता कहलाएंगे, फुरफुरा प्रवक्ता। देख लिया हमने 7 सालों में हिंदुस्तान का हाल कैसा फुरफुरा कर दिया मोदी जी ने, देख लिया हमने। आपने 7 सालों में किया क्या? हिंदुस्तान में उपलब्धियां है नहीं तो एक शब्द आपके मुंह से निकलेगा। फुरफुरा शरीफ का नाम तो सम्मान से लीजिए। PDP तो आतंकियों का, अरे कम से कम फुरफुरा शरीफ का नाम तो सम्मान से लीजिए। फुरफुरा को आप मजाक बना रहे हैं आपने, और फिर बीच में बोलने लगे आप। मुझे संबित पात्रा जी एक बार विचार करिएगा, जितनी भी आप फुरफुरा शरीफ का नाम अच्छे से नहीं लिया इसलिए बोला मैं। मुसलमान शब्द को प्रयुक्त करते हैं, कितनी बार विचार करिएगा एक बार। भारत विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है, सबको यहाँ समान अवसर है। एक बात साफ समझ लीजिए, आपसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता। बंगाल की माँ दुर्गा के साथ जो आपने अपमान किया है, बंगाल माँ दुर्गा के 9 शस्त्र थे जो त्रिशूल भगवान शंकर ने दिया था, वो असुरी शक्ति के नाश के लिए दिया था। ये जो आपकी असुरी सत्ता है, ये बंगाल से आपका पराभव प्रारंभ होगा। और न सिर्फ बंगाल से, असम जाते हो तो असम कहते हो जमुई द्वीप के लोगों हमारे मुख्यमंत्री को वोट दे देना, पुल बना देंगे, फिर 5 साल भूल जाते हो। चाय बगान के साथियों SC का दर्जा देंगे, घोषणा पत्र में आप डालते हो। अरे बंगाल में तो इतनी भ्रष्टता कर दी कि बांग्लादेश की हिंसा का चित्र अपने घोषणा पत्र में लगा दिया वोट मांगने के लिए। आप लोग इतना गिर सकते हो अपनी सत्ता की भूख के लिए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। संबित पात्रा जी एक बार आत्मचिंतनात् मंथनात् लोचन जरूर कीजिएगा। न सिर्फ हिंदुस्तान को धकेल रहे हो, मोदी परिवार ने भाजपा डिबेट के बाद आत्मचिंतन किया, भाजपा के बुनियाद के पत्थरों से पूछना भाजपा का भी क्या हाल कर दिया। वो आंसू बहा रहे हैं आपके नाम पर। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नैतिकता के नाम पर समझौता नहीं किया, आपने हर वो समझौते हिंदुस्तान के साथ किए। प्रधानमंत्री को शंघाई जाकर कहते थे 2014 से पहले हिंदुस्तान। अभी शांत होंगे तभी तो जवाब दूंगा। आपको शर्म नहीं आती? अभय जी जवाब। अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी का आपने सत्यानाश कर दिया कुल मिलाकर। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए क्या क्या कहते थे मैं तो कह भी नहीं सकता हूं। अब इनको अचानक अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी सब अच्छे लगने लगे हैं। देखिए हमारे मतलब मुझे आश्चर्य होता है, जिनको गाली देते थे अटल जी के लिए सोनिया जी ने क्या क्या कहा था भी कहा भी नहीं जा सकता टेलीविजन चैनल में। सर थोड़ा सुनिए सर सुन लीजिए सर, इतना नाराज मत होइए, सुन लीजिए। मैं सोनिया जी से लेकर देखिए क्या क्या कहते हैं पूरा देश ठीक है भारत के संस्कार नहीं है। रूबिका जी जरा इनको शांत तो कर लीजिए, ये क्यों ऐसे चिल्लाते रहते हैं? कोई इनके पास आर्ग्यूमेंट होता नहीं है, ये बोलने देते नहीं। सवाल पूछा, अब उस सवाल का जवाब ले लेते हैं।
वैसे रूबिका जी, आपने भी कमाल कर दिया। आपने वो मुहावरा इनको कह दिया कि जाना था जापान चले गए चीन। अरे ये तो चीन में ही रहते हैं, इनको जाना कहाँ था जापान? इनको जाना था जापान, ये रह गए हैं जापान। जाना था चीन, चीन में ही रह रहे हैं। ये मुहावरा इन पे फिट नहीं होता है। हाँ। चीन वाले और देखिए रूबिका जी, रूबिका जी मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज। रूबिका जी आप पराकाष्ठ रूबिका जी पराकाष्ठ, ओहो, आपके नेता प्रवक्ता बन गए उनके, ना कोई आया है ना घुसा है। रक्षा मंत्रालय मैं जरा कांग्रेस फुरफुरा के रक्षा मंत्री, मैं जरा कांग्रेस फुरफुरा के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको चिल्लाए नहीं, हमें आराम से बोलने दे। जब कांग्रेस फुरफुरा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं बीच में बोल रहा था। ये बता दूंगी, एक सेकंड बस ये बता दूं कि जिन हजरत का हम जिक्र कर रहे हैं, फुरफुरा शरीफ, वो वली है। बोल रहा हूं। हाँ, तो वहाँ में उसका पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। उस आखिरी मुकाम पर डिबेट के पहुंच चुके हैं जहां पर मैं कोशिश करती हूँ कि एक रैपअप हो, यानी दोनों जो मेरे साथ इस वक्त प्रवक्ता मौजूद है कांग्रेस के और बीजेपी के, इस पूरे मुद्दे पर सच्चाई से सोचते क्या हैं वो हमारे सामने रखे। चूंकि सम्मत पात्रा, मैंने वादा किया था ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी, मुझे ये बताइए, 1 मिनट का वक्त आपको देती हूँ और 1 मिनट का वक्त अभय दुबे जी मैं आपको दूंगी। शुरुआत सम्मत पात्रा। देखिए रूबिका जी, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप देख रही हैं किस प्रकार से आपने खुद कहा 50 रैली अमित शाह जी की, 50 रैली जेपी नड्डा जी की और हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 20 रैली होने वाली है। आपने अभी न्यूज में दिखाया। वहीं आप कांग्रेस पार्टी के घमासान को देखिए, और घमासान किस विषय को लेकर हो रहा है? जो चयनात्मक सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म कांग्रेस पार्टी दर्शा रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का आलम देखिए, बंद कमरे में हाँ हम मुसलमानों की पार्टी और तमाम ऐसे संगठनों के साथ गठबंधन है जिनको आप बिल्कुल कह सकती हैं कि ये एक तरह से जिस प्रकार का काम कर रही हैं वो कभी भी सेक्युलरिस्ट नहीं हो सकता है। और महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना के साथ बैठे हुए हैं। सबसे आश्चर्य का विषय है आरजेडी। कल आरजेडी और समाजवादी पार्टी ये ममता के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। ये किस प्रकार का सर्कस चल रहा है आप बताइए अलायंस का? वो आरजेडी और जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस के साथ है, वो बंगाल में कांग्रेस मुझे बताइए, जेडीयू के साथ गठबंधन है। मणिपुर में पूरे जेडीयू के विधायक खरीद लिए आपने। आपका एलजेपी आपके खिलाफ लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? शिवसेना जब साथ थी तब दूसरे प्रांतों में आपके खिलाफ लड़ती थी कि नहीं लड़ती थी? बात यह है कि आप विजेता नहीं है सम्मित पात्रा जी। आप झारखंड हारे, आप मध्य प्रदेश हारे, आप छत्तीसगढ़ हारे, आप उसके पहले बिहार हारे, बिहार की जीत छीन ली, आप दिल्ली हारे, आप पुदुचेरी हारे, आप इसके पहले वेस्ट बंगाल हारे, आप उड़ीसा हारे, आप ज्यादातर प्रांत हार गए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रचंड बहुमत की जीत। ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप भी प्राइम मिनिस्टर हैं। मणिपुर तक बहुमत नहीं मिलने के बाद जीत आपने हथियाई। इन 5 प्रांतों का मुझसे सुन लीजिए एक लाइन में। कमाल की बात। पुदुचेरी, तमिलनाडु, एक लाइन में अपने नेता के बारे में बताइए। 30 सेकंड में सो जाते हैं वो। और बंगाल की जनता आपको नहीं। 30 सेकंड में वो सो जाते हैं। आप एक और लाइन महंगाई की बात कीजिए। क्या है वो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि आप हारे, आप हारे, आप हारे, आप हारे, आप हारे, लेकिन लोकसभा में 52 हमारे। ऐसा कैसे हो सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।